दोस्तों बात कर रहे हैं रेस जुडिकेटा की। और आज बिना समय गवाए सीधे पिन पॉइंटेड हम लेक्चर चालू करते हैं और जानते हैं आगे की बात रेस जुडिकेटा के अंदर। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन जो है, कॉज ऑफ एक्शन क्या करता है, आपको एक लीगल कैपेसिटी देता है। उस लीगल कैपेसिटी में आप क्लेम करते हो अपने सब्जेक्ट मैटर को। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, समझते जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, राइट। ये एक ज़मीन है। ए बोलता है साहब मैं इसका ओनर हूँ। और फॉर एग्जांपल इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर अपन लोग देखें तो एक और ज़मीन मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसकी एडजॉइनिंग ज़मीन है, ये जो इसकी एडजॉइनिंग ज़मीन है वो है बी की ज़मीन। एक मिनट बस, मैं आपको थोड़ा ग्राफिक्स से बताऊंगा तो थोड़ा सा। ये देखिए, बिल्कुल चिपका दिया मैंने। ये ज़मीन है बी की ज़मीन। और एक्चुअली जो ए और बी के बीच का डिस्प्यूट है वो है बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट है। बी ए का जो एलिगेशन है वो ये है कि बी जो है मेरी ज़मीन के अंदर एनक्रोच कर रहा है। बी मेरी ज़मीन के अंदर एनक्रोच कर रहा है जबकि बी का कोई राइट नहीं है। अब देखिए, ए के पास कॉज ऑफ एक्शन आया, बिल्कुल बात सही है। उसने सूट फाइल किया किसका, राइट टू पजेस का, राइट टू पोजेशन का उसने सूट फाइल किया। मान लीजिए कि बी ने थोड़ा सा एनक्रोचमेंट यहाँ पर कर ही लिया। ये ठीक है, ये अपन मान के चलते हैं कि बी ने जो है थोड़ा सा एनक्रोचमेंट कर लिया ए की ज़मीन पे, तो ए ने सूट फाइल किया राइट टू पोजेशन। अब वो राइट टू पोजेशन है और उसका वॉयलेशन, वॉयलेशन किसने किया, वॉयलेशन किया बी ने। कैसे वॉयलेशन किया, एनक्रोचमेंट करके, एनक्रोचमेंट करके उसने वॉयलेशन किया। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ एक्शन किसको मिला, कॉज ऑफ एक्शन मिल गया ए को। किसके खिलाफ मिला, बी के खिलाफ मिल गया। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। अब जो कॉज ऑफ एक्शन है वो आपको एक लीगल कैपेसिटी देता है कि आप जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप कैसे क्लेम कर रहे हो। यहाँ पर आप, ए बोल रहा है मैं इसका ओनर हूँ, ए बोल रहा है मैं इस ज़मीन का ओनर हूँ। और आप ओनर कैसे बने हो, किस तरीके से ओनर बनोगे, वो होगा मैटर इन इशू, राइट। आपके पास ओनरशिप कैसे आई, आपके पास ओनरशिप कैसे आई, दैट इज नोन एज द मैटर इन इशू। अब हर एक कॉज ऑफ एक्शन एक डिफरेंट टाइटल देता है। हर एक कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट टाइटल देता है। हो सकता है एक ही व्यक्ति है बट अलग अलग लोगों के साथ उसका अलग अलग रिलेशनशिप हो और अलग अलग टाइटल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि एक ज़मीन है, एक मिनट, ये मान लीजिए दो ज़मीन अपन ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ इस ज़मीन के बीच में ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। यहाँ पर ए जो है वो है टेनेंट, टेनेंट है, किराएदार है। और बी जो है वो लैंडलॉर्ड है। बी क्या है, लैंडलॉर्ड है, राइट। ये एक कॉज ऑफ एक्शन आया है, मतलब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट भी नहीं हुआ। ए जो था टेनेंट था, बी ने जो है लैंडलॉर्ड है। बी ने ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी दे दी किसको, ए को दे दी कि सब आपको मैं लीज कर देता हूँ, आप इसके अंदर लेसी बन गए, टेनेंट या लेसी आप बन गए। अब इसमें एक्स नाम का व्यक्ति है जो कि ट्रेसपास कर रहा है इस प्रॉपर्टी में। मतलब जो ट्रेसपासर है वो कौन है, एक्स जो है वो ट्रेसपासर है। अब ए को अगर एक्स के खिलाफ सूट फाइल करना है, क्या वो ए एक्स के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है? ए मालिक नहीं है उस प्रॉपर्टी का। ए इज़ नॉट एन ओनर, नॉट एन ओनर। ए इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है बट वो लेसी है, टेनेंट है। और वो उस टेनेंट की लीगल कैपेसिटी में एक्स के खिलाफ सूट फाइल कर रहा है क्योंकि ए और बी के बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है। बी ने भाई एक एग्जीक्यूट किया डॉक्यूमेंट, एक लीज डीड एग्जीक्यूट करी और ये प्रॉपर्टी दे दी ए को कि सब आप इसको 5 सालों के लिए मैं आपको लीज पर ये प्रॉपर्टी देता हूँ। 5 साल तक आप, आपके पास पूरे राइट्स रहेंगे ओनरशिप को छोड़कर। आप उसमें छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हो, आप अपनी पोजेशन को सिक्योर भी कर सकते हो। अब ए ने एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया। यहाँ पर ए के पास जो टाइटल है वो है पजेजरी टाइटल। ए के पास जो है वो पजेजरी टाइटल है। ए ने इस कैपेसिटी के अंदर किसके ऊपर सूट फाइल कर रहा है, एक्स के खिलाफ सूट फाइल कर रहा है। अब मान लीजिए इसी के अंदर मान लीजिए
ए सी के खिलाफ सूट फाइल करता है। यहाँ पर ए जो होता है वो लाइसेंसर होता है। यहाँ पर ए जो होता है वो लाइसेंसर होता है और सी जो होता है वो लाइसेंसी होता है। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है ये देखिए, ये एक कॉज ऑफ एक्शन था, कॉज ऑफ एक्शन वन, ये कॉज ऑफ एक्शन टू है। यहाँ पर प्रॉपर्टी बदल गई, यहाँ पर व्यक्ति बदल गए, ए आज भी वही है बट यहाँ पर इसकी लीगल कैपेसिटी कुछ और है। यहाँ पर इसकी लीगल कैपेसिटी है लाइसेंसर की एक लीगल कैपेसिटी में ये सूट फाइल कर रहा है, जबकि यहाँ पर ए जो है वो पजेसरी टाइटल लेसी की कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा है। यहाँ पर वो लेसी है जबकि यहाँ पर वो लाइसेंसर है। लाइसेंसर है, दोनों की कैपेसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो गई। ए सिंगल पर्सन है, ये बात याद रखिए, ए जो है वो सिंगल पर्सन है बट उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी के लिए किसी व्यक्ति के पास अलग अलग कैपेसिटी के अंदर वो सूट फाइल करे, ये भी तो संभव है। ज़रूरी नहीं है कि ये तो चलिए दो अलग अलग प्रॉपर्टी थी। अब मान लीजिए कि अगर एक ही प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति है, एक ही प्रॉपर्टी है, मतलब पर्सन सेम है, पर्सन जो है वो पर्सन जो है वो सेम है, प्रॉपर्टी जो है सब्जेक्ट मैटर अगर देखें तो वो भी सेम है, बट बदल क्या रही है, लीगल कैपेसिटी बदल रही है और लीगल कैपेसिटी के साथ कॉज ऑफ एक्शंस भी लगातार बदल रहे हैं। इवन टाइटल भी आपका लगातार बदल रहा है। किस तरीके से, थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए ये एक ज़मीन है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये आप मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है और ये प्लॉट जो है 5,000 स्क्वायर फिट का ये प्लॉट है जो कि फॉर एग्जांपल इंदौर में सिचुएटेड है, इंदौर में सिचुएटेड है। ठीक, ये एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। अब रेजिडेंशियल प्लॉट है, एक व्यक्ति है ए नाम का व्यक्ति। अब इस प्लॉट के संबंध में सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर अगर मैं आपको बोलूं तो प्लॉट है। कैसा प्लॉट है, रेसिडेंशियल प्लॉट है। ठीक है, रेसिडेंशियल प्लॉट है, इसके ऊपर मकान बनाया जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अब मान लीजिए ए इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर कोई एनक्रोचमेंट अगर करता है, फॉर एग्जांपल बाजू वाला व्यक्ति अगर एनक्रोचमेंट करता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाएगा। मान लीजिए यहीं पर कुछ इस तरीके से चीज़ हो रही है, ये आ गया एनक्रोचमेंट, दिख रहा है आपको, ये एनक्रोचमेंट। अब अगर इस तरीके से बी ने इसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर दिया, अपना प्रॉपर्टी इसके अंदर बनाने लग गया, तो ए बी के खिलाफ सूट फाइल करेगा और यहाँ पर वो सूट फाइल करेगा पोजेसरी टाइटल के रिस्पेक्ट में। ए बोलेगा कि साहब मैं इसका ओनर हूँ और मेरे पास पोजेसरी टाइटल है, मेरे पास राइट टू पोजेशन है, और बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस हिस्से पर किसी भी तरीके से जो है एनक्रोचमेंट कर पाए। तो यहाँ पर वो पोजेसरी टाइटल के तौर पर कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए ने यही प्लॉट, ये प्लॉट मान लीजिए ए ने दे दिया फॉर एग्जांपल सी को, ये प्लॉट दे दिया, ए ने सी को प्लॉट दिया। किस सेंस में, ए बोल रहा है कि यार तुम सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और सी को बोल रहा है कि तुम एक काम करो, अभी तो मैं इसमें घर नहीं बना रहा हूँ और जब तक नहीं घर बना रहा तो तुम इस पर एक वेयर हाउस बना लो और वेयर हाउस बनाकर जो है तुम इस पर अपना काम करो और उसका जो हर महीने का किराया है फॉर एग्जांपल 40-50 हज़ार रुपये जो किराया है वो तुम मुझे देना। अब यहाँ पर मान लीजिए ए और सी के बीच में अगर डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, प्लॉट अभी भी सेम है, ये बात याद रखिएगा, प्लॉट अभी भी सेम है, प्रॉपर्टी भी अभी भी सेम है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ए व्यक्ति भी वही है। अब यहाँ पर ए अगर सी के खिलाफ सूट फाइल करता है, सपोज ए और सी के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो एक अगर सी के खिलाफ सूट फाइल करेगा तो यहाँ पर वो सूट फाइल करेगा लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में, या इसको हम बोल सकते हैं लेसर की कैपेसिटी में, स्पेलिंग देख लीजिएगा यार अगर गलत ना हो। और सी जो होगा वो टेनेंट की कैपेसिटी में होगा, टेनेंट की कैपेसिटी में या लेसी की कैपेसिटी में होगा। पर्सन सेम है, कैपेसिटी देखिए बदल गई, कैपेसिटी बदल गई। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल
ये तो एक चीज़ हो गई। अब मान लीजिए इसने ए ने ये बोला कि इसने लाइसेंस एक व्यक्ति को दे दिया, मान लीजिए डी नाम के व्यक्ति को इसने लाइसेंस दे दिया। प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, बट डी जो होगा वो हो जाएगा आपका लाइसेंसी, और ए जो होगा वो हो जाएगा लाइसेंसर। अब आप देखिए एक ही व्यक्ति है, ये कॉज ऑफ एक्शन अलग है, कॉज ऑफ एक्शन 1, ये कॉज ऑफ एक्शन 2 अलग है, ये कॉज ऑफ एक्शन 3 अलग अलग है। आप देख रहे हैं ए का टाइटल बी के साथ क्या है, पजेसरी टाइटल है। ए बोल रहा है कि साहब मैंने बी के खिलाफ अगर सूट फाइल किया तो मैं कैसा फाइल कर रहा हूँ, इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप फाइल कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ ये ए बोलेगा कि मैं ओनर हूँ, ओनरशिप उसको प्रूफ करनी पड़ेगी। और ओनरशिप वो प्रूफ कैसे करेगा, वो कर सकता है कि साहब मैंने ये वाला प्लॉट या तो सेल डीड से ख़रीदा था, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला प्लॉट सेल डीड से ख़रीदा, रजिस्टर्ड सेल डीड पेश करेगा, तो जिसकी वजह से वो ओनर होगा। तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड जिसकी वजह से उसको राइट मिले हैं ओनरशिप का, दैट रजिस्टर्ड सेल डीड इज़ द मैटर इन इशू, राइट। अब यहाँ पर जब डी के खिलाफ वो सूट फाइल कर रहा है तो इन द कैपेसिटी ऑफ लाइसेंसर सूट फाइल कर रहा है। यहाँ इसका कॉज ऑफ एक्शन अलग है, यहाँ इसकी लीगल कैपेसिटी अलग है, यहाँ इसका टाइटल जो है वो अलग है। यहाँ पर वो ओनरशिप के टाइटल में सूट फाइल नहीं कर रहा, यहाँ पर वो लाइसेंसर की कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा है। और वैसे ही अगर आप तीसरा देखेंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में या लेसर और लेसी के बीच में आ रहा है, प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, बट ए का जो टाइटल है वो बदल गया। अब ए ओनरशिप के टाइटल के अंदर नहीं फॉल कर रहा, ए जो है बीइंग अ ओनर के तौर पर सूट फाइल नहीं कर रहा सी के खिलाफ, ए सी के खिलाफ सूट फाइल कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ अ लेसर। लेसर की कैपेसिटी है, उसका टाइटल जो है ओनर नहीं है, मालिक के हैसियत से नहीं कर रहा, वो एक लेसर की हैसियत से कर रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको जो शुरुआत में बताना चाह रहा था, तो ये 3 अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन आपके पास हुए हैं, 3 अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन हैं। नो डाउट डिफेंडेंट्स इसके अंदर बदलते गए हैं, बट इसके अंदर ए जो है वो सेम है, लीगल कैपेसिटीज़ सबके साथ बदलती गई हैं। और क्या एक सूट का ट्रायल, अब ये मान लीजिए अगर देखिए सूट नंबर 1 चलेगा, ये सूट नंबर 2 चलेगा, ये सूट नंबर 3 चलेगा, सूट नंबर 3 चलेगा, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है। पार्टीज सेम हैं क्या दोस्तों? पार्टीज सेम नको, पार्टीज सेम नको, नो पार्टीज सेम नहीं हैं। लीगल कैपेसिटी क्या सेम है? लीगल कैपेसिटी, लीगल करेक्टर क्या सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। एक का लीगल कैपेसिटी ओनरशिप की है, दूसरे की लीगल कैपेसिटी लाइसेंसर की है, तीसरे की लीगल कैपेसिटी जो है वो लेसर की है। देखिए टाइटल ही बदलते गए हैं। तो क्या मेरा सवाल आपसे ये है, तो क्या सूट नंबर 1 का ट्रायल सूट नंबर 2 के ऊपर या सूट नंबर 3 के ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा? रेस जुडिकेटा तब लगेगा जब सेक्शन 11 की कंप्लीट कंडीशंस फुलफिल होंगी, ना कि आधी अधूरी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, लीगल कैपेसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कुछ ज़्यादा आपको हैवी सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट जब आप इसको रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को, तब आप उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि एक व्यक्ति है, डिफेंडेंट्स बदलते गए, सब्जेक्ट मैटर सेम है, टाइटल किस तरीके से बदलता है। मतलब ए का बी के साथ टाइटल अलग था, ए का डी के साथ टाइटल अलग है, ए का सी के साथ टाइटल अलग है। ए अभी भी वही है, नो डाउट ए ओनर है, बट बी के साथ वो ओनर की कैपेसिटी में जा रहा है, डी के साथ वो लाइसेंसर की कैपेसिटी में जा रहा है, और यहाँ पर वो लेसर की कैपेसिटी में जा रहा है। प्रॉपर्टी सेम है बट व्यक्ति सेम है, बट कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन अगर अलग अलग रहेंगे, अब देखिए जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वो बिल्कुल कर सकता है, ये उसका राइट है। जॉइंडर ऑफ ट्रायल भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मैं ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 पे अभी बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी रेस जुडिकेटा की बात कर रहा हूँ। भाई ए चाहे सब्जेक्ट मैटर सेम है तो बी, डी और सी को एक साथ फाइल कर सकता है, बट वो ये बोलेगा कि साहब मेरा कॉज ऑफ एक्शन तीनों के साथ अलग अलग है, मैं तीनों के साथ अलग अलग कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा हूँ, मैं 3 अलग अलग सूट
चलाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें कोई रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, इसका रेस जुडिकेटा इस पे नहीं लगना, इसका रेस जुडिकेटा इस पे नहीं लगना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो है लीगल करेक्टर बदलता है, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग टाइटल देते हैं, मतलब डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट टाइटल देंगे, उसी तरीके से डिफरेंट टाइटल डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन देता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, वाइस वर्जा है एक प्रकार का, हर एक कॉज ऑफ एक्शन एक आपको लीगल करेक्टर अलग देगा, लीगल टाइटल आपको अलग देगा, वैसे ही हर एक टाइटल अलग तरीके का कॉज ऑफ एक्शन आपको जनरेट करके देगा। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं, रेस जुडिकेटा इस पर नहीं लगेगा। आपको अगर ये पता है कि रेस जुडिकेटा कैसे लगेगा, तो आपको ये भी दोस्तों पता होना चाहिए कि रेस जुडिकेटा कब नहीं लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप अगर ये नहीं पता करेंगे तो कहीं ना कुछ कमी रहेगी। चलिए, इतनी बात अपनी हो गई, अब अपन करते हैं बोर्ड की सफाई और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, पसंद आ रहा है लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पसंद नहीं आ रहा तो बताइए, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है, और अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो नमस्ते, दूर से नमस्ते, किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए मेहनत है, आपका भी समय इम्पॉर्टेंट है, मेरा भी समय इम्पॉर्टेंट है, और फ्री में अगर अच्छी चीज़ कुछ पढ़ने को मिल रही है तो क्यों समय गवाया जाए। चलिए, हमने कोट जान लिया, इसके अंदर हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तो कोट अपन ने जान लिया। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। तो पार्टीज़ जो हैं वो या तो सेम होना चाहिए बिटवीन दी सेम पार्टीज़ और बिटवीन दी पार्टीज़ अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल। अब देखिए दोस्तों, जब आप पार्टीज़ की बात करते हैं तो पार्टीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि पार्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ये बोल रहे हैं कि पार्टीज़ जो होनी चाहिए, पार्टीज़ मस्ट बी सेम, पार्टीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स पहला सूट अगर ए वर्सेस बी है तो दूसरा सूट भी ए वर्सेस बी या बी वर्सेस ए होना चाहिए। फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज़ और सब्सिक्वेंट सूट, मतलब फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, सेम पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए। अब ये तो एक सिंपल सी बात है, हम लोग शुरुआत से ये बात करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तक हमने ये पिछली 2 क्लासेस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बट अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ है, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। एक चीज़ हमने बात करी थी कि क्या को प्लेंटिफ्स के बीच में रेस जुडिकेटा लगेगा, क्या को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकेटा लगेगा, तो इस चीज़ के ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ अगर है, प्लेंटिफ्स या फिर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं, उस केस में क्या हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपन एक बार टॉर्च उसके ऊपर मार लें। मान लीजिए ए और सी किसी शॉप की के जो थे वो जॉइंट ओनर थे। मान लीजिए ये एक शॉप थी और इस शॉप के जॉइंट ओनर जो थे वो थे ए और सी। जॉइंट ओनरशिप में इन्होंने ये प्रॉपर्टी, ये शॉप खरीदी थी। ये शॉप थी, मान लीजिए ये शॉप थी वो कैनॉट प्लेस में थी और इन्होंने ये शॉप खरीदी, लगभग 5-6-10 करोड़ के अंदर ये इन्होंने शॉप खरीदी। तो ए और सी क्या होंगे, जॉइंट ओनर होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ए और सी का डिस्प्यूट हो गया एक्स से, इस प्रॉपर्टी के संबंध में
एक्स से डिस्प्यूट हो गया, एक्स की मान लीजिए यहीं कहीं शॉप होगी, तो एक्स जो है वो न्यूसेंस कमिट कर रहा है, और एक्स जो है, अब ये समझ लीजिए, हालांकि सीपी में ये सब होता नहीं है, हाइपोथेटिकल समझ लीजिए, एक्स जो है बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक बजा रहा है, गंदगी फेंक रहा है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है कि ए और सी के शॉप पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब उसने क्या किया, अपना बाहर सामान निकाल के रख दिया, तो जो सामान है वो कुछ इस तरीके से ऐसे निकाल के रखा कि एक जो ये शॉप का एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, एंट्रेंस कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, कुछ इस तरीके से इसने किया। तो ए और सी को सूट फाइल करना है, ठीक। अब ए जब सूट फाइल करने गया एक्स के खिलाफ, तो सी बोल रहा है कि भाई, सी ने ए को बोला कि भैया तुम्हें सूट फाइल करना है तो करो, मैं जो है भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। नो डाउट सी 50-50% का मालिक है, ए 50% का ओनर है, तो सी भी 50% का ओनर है। बट हुआ ये कि सी बोल रहा है कि साहब मैं फाइल नहीं करूंगा सूट। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर ये आ रही है कि अगर सी जो है वो एक नेसेसरी पार्टी है, अगर आप नेसेसरी पार्टी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो पेशेंस रखिए, जब ऑर्डर 1 अपन पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी है, नेसेसरी पार्टी मतलब इसको आप, अगर अभी मैं आपको एक आम भाषा में, लेमैन की भाषा में समझाऊं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। इस पार्टी के बिना, मतलब सी के बिना जो है डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, जजमेंट कंप्लीट हो नहीं सकता, और ये भी नहीं माना जाएगा कि सूट हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है, क्योंकि सी इसका ओनर है, राइट। अब मान लीजिए ए को तो सूट फाइल करना है एक्स के खिलाफ। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम आ रही है सी की, तो वो सी को क्या करेगा, परफॉर्मा डिफेंडेंट बना देगा। परफॉर्मा डिफेंडेंट, ये अपनी बात हो चुकी है बेसिक्स के अंदर ऑफ सीपी से। अगर आपने बेसिक्स नहीं करी तो कहीं आई बटन में आपको सिविल सीपीसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आप चालू हो जाइए, सब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ए ने सी को क्या बना दिया, परफॉर्मर डिफेंडेंट बना दिया, मतलब ए जो है वो सी के खिलाफ कंटेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ए का सी के खिलाफ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रादर ए का एक्स के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और देखा जाए तो सी का भी एक्स के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ए का ए वर्सेस सी ज़रूर है, बट इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब मान लीजिए ये तो सूट नंबर 1 था, सूट नंबर 1 था। इस सूट में ए का जो कंटेस्ट किया था एक्स के खिलाफ किया था, सी तो सिर्फ परफॉर्मर डिफेंडेंट था। अब मान लीजिए सूट नंबर 2 जो है, सूट नंबर 2 में इस ही शॉप को लेकर ए और सी के बीच में युद्ध हो जाता है और तलवारें खिंच जाती हैं। तो क्या फॉर्मर सूट जो है, मतलब सूट नंबर 1 जो है, क्या इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा, मेरा प्रश्न ये है। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज़ भी सेम हैं, भाई पार्टीज़ इंटरचेंज हो सकती हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले जो थी वो सी ज़रूर पार्टी था, अब सी मेन पार्टी बन गया, तो क्या लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार वापस पढ़ लीजिए, और एक शब्द पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो ये है बिटवीन। ये शब्द है बिटवीन, बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द है बिटवीन। पढ़िए अब शुरुआत की 2 लाइन और इस बिटवीन का मतलब निकालिए। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties। between मतलब दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यूज हैं, युद्ध चल रहा है। between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। सो बिटवीन शब्द जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूट नंबर 1 में क्या ए और सी के बीच में सूट था, क्या बिटवीन वाली बात थी, नहीं थी। बट सूट नंबर 2 जो है वो ए और सी के बीच में बिटवीन वाली बात है, मतलब द सूट इज़ बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पर बिटवीन आ गया, यहाँ पर ए और सी के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। बट क्या सूट नंबर 1 में ए वर्सेस सी का कॉन्फ्लिक्ट था, नहीं था। इवन इफ सी जो है वो डिफेंडेंट था, बट वो परफॉर्मर डिफेंडेंट था। तो इट इज़ असेंशियल कि पार्टीज़ जो हैं सब्सिक्वेंट सूट की वो सेम हो, पार्टीज जो है सब्सिक्वेंट सूट की सेम हो एज दैट ऑफ फॉर्मर सूट, एंड ऑल्सो द फॉर्मर सूट वॉज कंटेस्टेड बिटवीन द सेम पार्टीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉर्मर सूट है,
फॉर्मर सूट जो है वो कंटेस्ट हुआ है बिटवीन दी पार्टीज़। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंटेस्ट हुआ है बिटवीन दी पार्टीज़ सेम होनी चाहिए। द पार्टीज़ मस्ट बी सेम, द पार्टीज़ मस्ट बी सेम इन द फॉर्मर सूट एंड इन द सब्सिक्वेंट सूट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट इज़ टू बी सेटिस्फाइड कि जो फॉर्मर सूट होना चाहिए दैट मस्ट बी कंटेस्टेड बिटवीन दी पार्टीज़। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन बिल्कुल पॉसिबल है। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टीज विल नॉट मैटर इवन इफ द डिफेंडेंट ऑफ द फॉर्मर सूट बिकम्स द प्लेंटिफ इन द सब्सिक्वेंट सूट और द वाइज वर्सा। दैट विल नॉट इफेक्ट कि मतलब पुराने सूट में सूट नंबर 1 में डी अगर डिफेंडेंट था तो ये मान लीजिए सूट नंबर 1 था, तो सूट नंबर 2 के अंदर बी अगर प्लेंटिफ बन रहा है या ए अगर डिफेंडेंट बन रहा है, इंटरचेंज ऑफ पार्टीज विल नॉट इफेक्ट। But what is important कि that the former suit must be contested between the parties, or you can say that there must be hostility of interest between the parties in the former suit। hostility of interest होना चाहिए and that must be contested between the parties। तो between शब्द जो यहाँ पर है under section 11 of CPC refers to the conflict of interest, or you can say कि दैट देर इज़ अ हॉस्टैलिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दी पार्टीज। किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि जो भी हॉस्टैलिटी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? वो दोस्तों सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में होगी। सो ये होना बड़ा ज़रूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? So it shall be proved that the parties concerned had contested the former suit। मतलब जो सूट नंबर 1 है, सूट नंबर 1 में जो कंटेस्ट हुआ है वो एडवर्स इंटरेस्ट था पार्टीज़ के बीच में। अब अपन इस एग्जाम्पल में वापस आते हैं जहाँ पर जो सूट नंबर 1 था इसमें सी जो था वो कौन था? परफॉर्मर डिफेंडेंट था। भाई इस एग्जांपल में सी इज़ अ परफॉर्मर डिफेंडेंट एंड हैज़ बीन मेड को डिफेंडेंट किसने बनाया? ए ने को डिफेंडेंट बनाया, मजबूरी में ही बनाया बट बनाया, बिकॉज ए एंड सी वर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी and C was not willing to file the suit against X, or you can say that the C was not willing to contest the suit। So here the suit was contested between A and X। जो सूट का कंटेस्ट हुआ है वो A और X के बीच में हुआ है। A और X के बीच में एडवर्स इंटरेस्ट है, ना कि A और C के बीच में एडवर्स इंटरेस्ट है। भाई A and C were the joint owners, so they are not contesting the suit against each other। But in this after some time, if A and C despite they were joint owner but dispute arises somehow between A and C regarding the joint property, उसे शॉप के रिस्पेक्ट में आता है। एंड फॉर the suit number 2 A and C are contesting the suit against each other। तो यहाँ पर जो है एडवर्स इंटरेस्ट हो गए, बट सूट नंबर 1 जो फॉर्मर सूट है दैट विल नॉट अप्लाई रेस जुडिकेटा बिटवीन A and C बिकॉज द प्रीवियस सूट वॉज नॉट कंटेस्टेड बिटवीन A and C। तो बिटवीन शब्द जो है दैट इज द हॉस्टैलिटी ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ऑल्सो टू बी सेटिस्फाइड in order to prove that there is a bar of res judicata and that eventually hits the competency of trial of the civil court। तो सपोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ए का इज नॉट विथ सी बट ए somehow made him party। सो इस पर्टिकुलर केस में जो है सेकेंड सूट पर जो फॉर्मर सूट है उसका रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा और ट्रायल जो है वो किसी भी तरीके का बार नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो क्या करना है? गिव अ लाइक टू द वीडियो। अगर आपको बात समझ में आ रही है कमेंट करिए, बताइए, आपके लिए ही है। बहुत लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब तक नहीं करते। मेरा चैनल बहुत छोटा है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ शिद्दत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये बात याद रखिएगा, मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं कि मैं कभी ना कोई अपना कोर्स बेचूंगा, ना मैं कोई चीज़ बेचूंगा। ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा, आज कल हमेशा। तो ये आपके लिए ही, अगर आप एक अच्छे वकील भी बन जाएंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा, और अच्छा डायमेंशन करेंगे और अच्छा पढ़ाई करेंगे।
ये सब चीज़ें बीच में अपना प्रमोशन जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि एक कुछ सेकंड के लिए जो है दिमाग हट जाए और फिर से एक नए टॉपिक पर, मतलब रेस जुडिकेटा की ही एक नई टॉपिक को अपन डिस्कस करें। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ए जो है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए था लैंडलॉर्ड, बी था टेनेंट, ठीक है, और सी जो था वो नेबर था किसका, बी का। सी जो है नेबर है बी का। अब सी ने क्या किया, सी ने एक्चुअली बी को परेशान करना चालू कर दिया, ठीक है, न्यूसेंस करना चालू कर दिया। अब इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा ये देखिए। अब फॉर एग्जांपल बी ने सी के खिलाफ सूट फाइल किया। बी कौन है, बी एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है, ओनर तो नहीं है। सी क्या है, नेबर है, ठीक है। बट इसके अंदर बी बोल रहा है ए को कि यार भैया मैं भले ही टेनेंट हूँ बट दादा मालिक तो आप हो। जो न्यूसेंस कमिट कर रहा है सी वो ठीक है, अभी मैं उस घर में रह रहा हूँ, उस जो घर है, मान लीजिए ये आपका घर है, इस घर में नो डाउट मैं रह रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो एक्चुअल घर है वो तो आपका है। यहाँ से मान लीजिए न्यूसेंस कमिट हो रहा है लगातार, सी कर रहा है, तो बी चाह रहा है कि ए भी पार्टी बन जाए। ए क्या है, ओनर है, ओनरशिप है ए के पास। बी चाह रहा है कि ए भी पार्टी बन जाए बट ए बन नहीं रहा, तो बी ने क्या किया, ए को परफॉर्मर डिफेंडेंट बना दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या ए का सी के साथ कोई एडवर्स इंटरेस्ट है? भाई ए अभी रह तो नहीं रहा, क्या सी ए को परेशान कर रहा है? नहीं कर रहा, कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है। क्या ए का बी के साथ हॉस्टालिटी है, एडवर्स इंटरेस्ट है? ये मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, ए और बी के बीच में भी कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ए का, ना सी के साथ ना बी के साथ, राइट। अब ड्यू टू द कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी ए को जो है यहाँ पर उसने बना दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो परफॉर्मर डिफेंडेंट है उसका जॉइंट इंटरेस्ट हो प्लेंटिफ के साथ या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो को डिफेंडेंट के साथ। भाई ए का जो को डिफेंडेंट है वो सी है, ज़रूरी नहीं ए का कोई इंटरेस्ट हो बी के साथ, ना ही उसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट है सी के साथ अपने को डिफेंडेंट में। रादर देयर आर ऑल्सो द केसेस दैट द पर्सन हैड बीन मेड को डिफेंडेंट फॉर द नेम सेक। भाई परफॉर्मर डिफेंडेंट क्या होता है, सिर्फ नेम सेक के लिए, नाम मात्र के लिए आपने उसको डिफेंडेंट बना दिया। बी एक्चुअली क्या ए से कोई रिलीफ चाहता है? बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं चाहता। क्या सी ए से कोई उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो सिर्फ फॉर द नेम सेक ही हैड बीन मेड पार्टी एंड डज नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद ईदर द प्लेंटिफ और विद हिज को डिफेंडेंट। अब इसके बाद, मतलब ये तो फॉर एग्जांपल सूट नंबर 1 था। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल ए का अगर बी के साथ कोई लड़ाई होती है या ए का सी के साथ लड़ाई होती है, तो क्या सूट नंबर 1 सूट नंबर 2 पे रेस जुडिकेटा लगाएगा? पहला ही प्रश्न आप सीधे बोल देंगे, बिल्कुल नहीं लगाएगा। रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई, रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई। इस केस में रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स भी हमें डील करने हैं, तब तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। अब पार्टीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। भाई फॉर्मर कोर्ट के अंदर पार्टी और सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर जो है पार्टी सेम होनी चाहिए, और उनके बीच में हॉस्टालिटी ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब मान लीजिए ए ने बी और सी के खिलाफ सूट फाइल किया, ठीक है, क्योंकि नेसेसरी पार्टी थी, तो भाई ए ने बी और सी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। ये सूट नंबर 1 था। अब सूट नंबर 2 में ए ने जो सूट फाइल किया वो सिर्फ बी के खिलाफ सूट फाइल किया।
अब देखिए यहाँ पर ये एक नया एग्जांपल कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब उस पर कंटिन्यूएशन नहीं है। ए ने बी और सी के खिलाफ सूट फाइल किया और मान लीजिए कि बी और सी के खिलाफ एडवर्स इंटरेस्ट थे, मतलब कोई परफॉर्मर डिफेंडेंट नहीं है, एडवर्स इंटरेस्ट थे। अब अगर सेकंड सूट ए और बी के बीच में फाइल होता है तो रेस जुडिकेटा यहाँ पर लगेगा, रेस जुडिकेटा विल अप्लाई सिंस देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ए और सी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर सेकंड सूट ए बी के खिलाफ सूट फाइल करता है, प्रोवाइडेड दैट अदर कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, सो इस केस में जो है वो डिपेंड, मतलब उस केस में रेस जुडिकेटा लगेगा, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सूट। अब सिंस इन द सूट नंबर 1 ए एंड बी वाज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द प्रेजेंट सूट मीन्स सब्सिक्वेंट सूट, द सूट इज बिटवीन A and B, here also the res judicata will apply because nature of issues सेम रहेंगे और बाकी सब चीज़ें अगर सेम हैं तो res judicata इसके ऊपर लगेगा। अब मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया। ए जो था वो नेबर था, ए नेबर था और बी जो था वो टेनेंट था। ये पहला सूट था, सूट नंबर 1, राइट। अब सूट नंबर 2 में क्या हुआ, बी के खिलाफ तो किया, सी को भी उसने जोड़ दिया। सी मान लीजिए लैंडलॉर्ड है, परफॉर्मर डिफेंडेंट है। ये सूट नंबर 1 है, सूट नंबर 2 है। अब देखिए कंडीशन बदल गई, सूट नंबर 2 है। पहले सूट में क्या बिटवीन शब्द आया है ए और बी के बीच में, मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या सेकंड सूट में ए और बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? यस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड सूट में भी ए और बी के बीच में है। और सी तो सिर्फ एक नेम सेक के लिए डिफेंडेंट बना दिया है। तो इस केस में क्या सूट नंबर 1 सूट नंबर 2 के ऊपर रेस जुडिकेटा का बार लगाएगा? आपका जवाब होना चाहिए यस, लगाएगा, क्योंकि फॉर्मर सूट वॉज कंटेस्टेड बिटवीन दी पार्टीज, दैट इज टू बी अंडरस्टैंड। दी फॉर्मर सूट वॉज कंटेस्टेड बिटवीन दी पार्टीज। ए और बी के बीच में हॉस्टैलिटी ऑफ इंटरेस्ट थी, एडवर्स इंटरेस्ट था। अब सब्सिक्वेंट सूट जब फाइल किया, भले ही पार्टी में एक पार्टी और जुड़ गई, बट पार्टीज अभी भी सब्सटैंशियली सेम है। सी को तो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए कर दिया है। सो इफ दी पार्टीज आर सब्सटैंशियली सेम, ये भी आप अपने नोट्स में लिखिएगा कि अगर पार्टीज सब्सटैंशियली सेम है तो रेस जुडिकेटा लगेगा। तो सपोज इन सेकंड सूट द इश्यूज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी के बीच में जो इश्यूज थे, अब वो हो गए इश्यूज बिटवीन ए बी एंड सी। अब जो इश्यूज हैं वो ए बी और सी के बीच में हैं, बट क्योंकि पार्टीज सेम हैं और अभी भी जो लड़ाई है वो ए और बी के बीच में है, तो इस केस में जो है रेस जुडिकेटा लगेगा। बट इसको आप एक ऐसा लॉ मत बनाइएगा कि दैट इट अप्लाइज ऑन एवरी कंडीशन। अब आपको इसको क्या है, आपको वो जो मैं कल बोल रहा था, लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि आपको एक एक लेयर्स को जो है डिकोड करना पड़ेगा और उसमें आपको समझना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। रेस जुडिकेटा कोई ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइमा फेसी आप देख के नहीं समझ सकते हो, इसलिए आपको उसको लिफ्ट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट व्हील को, और अंडर आपको देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसका है, क्योंकि ये सरकमस्टांशियल है और डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या को प्लेंटिफ्स के बीच में रेस जुडिकेटा लगेगा? मतलब ए और बी ने सी के खिलाफ सूट फाइल किया, यहाँ जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ है, क्या इनके बीच में एडवर्स इंटरेस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते दोस्तों। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हो जाए। दो प्लेंटिफ हैं, को प्लेंटिफ के बीच में कभी हॉस्टैलिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती। अगर हॉस्टैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है तो बी को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के अंदर एज अ परफॉर्मर डिफेंडेंट। तो रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई बिटवीन को प्लेंटिफ, बट जबकि अगर आप को डिफेंडेंट्स के बीच में देखेंगे तो येस इट मे अप्लाई, बट आपको उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। मतलब ए ने अगर बी और सी के खिलाफ सूट फाइल किया तो ये संभव है कि ए बी और सी के बीच में जो है एडवर्स इंटरेस्ट हों,
एडवर्स इंटरेस्ट हों, ये संभव है। और सेकंड सूट में बी ने अगर सी के खिलाफ सूट फाइल किया और अगर मान लीजिए और सब कंडीशंस फुलफिल हो गई तो रेस जुडिकेटा लग सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ रेस जुडिकेटा लगेगा ही, फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, सर्कमस्टांशियल है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप इसमें बोल सकते हैं। एक पैराग्राफ जल्दी से लिख लीजिए। इन केसेस ऑफ को प्लेंटिफ देयर विल नॉट बी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट as two or more plaintiff cannot be joined together if they are having conflict of interest with each other. Hence, in the suit where there are more than one plaintiff, it will not be said to be contested between the two plaintiffs, and hence in subsequent suit, these two plaintiffs become plaintiff and defendant since the former suit was not between them. So the res judicata जो है वो apply नहीं होगा, res judicata will not apply. The above rule will also apply upon the co-defendants, as generally co-defendants also do not have adverse interest against each other. But in case of the performer defendant, as explained in the example above, the co-defendant having a conflict of interest with the other co-defendant, so then the suit will be said to be contested between the co-defendants, and hence in the subsequent suit बिटवीन द को डेफेंडेंट रेस जुडिकेटा जो है वो अप्लाई करेगा। तो ये अपन ने बात करी पार्टीज़ के बारे में, और कंटेस्टेड शब्द को अपन ने किया कि बिटवीन को अपन ने सिर्फ बिटवीन के ऊपर जो है ये लेक्चर अपना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो अपन को बात करनी है, अपन ने अभी क्या बात करी, अपन ने बात करी भाई पार्टीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम पार्टीज़ होनी चाहिए, और दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। देखिए ये शुरुआत की क्लास में मैं रेस जुडिकेटा में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैंने बहुत उड़ता सुपरफिशियल तरीके से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जिससे एक बैकग्राउंडर बना दूँ, आपको कुछ नए चीज़ ऐसी ना लगे कि यार ये क्या चीज़ बोल दी, तो आपको पहले से ही आपके दिमाग में ये चीज़ सेट है कि हाँ यार ये चीज़ हमें पढ़नी है। अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। अब मान लीजिए फॉर्मर सूट है वो ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है, राइट। अब सब्सिक्वेंट सूट जो है वो सी ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है। मेरे हिसाब से हमारे एक सब्सक्राइबर का इसके ऊपर डाउट भी है कि क्या ऐसे केस में रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा। अब इसका आप क्या जवाब देंगे कि ए ने भाई पहले वाले में ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और उसके बाद सी ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, देखने में तो लगता है कि पार्टीज़ अलग अलग हैं, तो रेस जुडिकेटा नहीं लगना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट मैटर वगैरह सब सेम है। बट अगर ये प्रूव हो गया कि सी जो है सी वॉज क्लेमिंग अंडर द पार्टी ऑफ द फॉर्मर सूट, क्लेमिंग अंडर पार्टी ऑफ फॉर्मर सूट, अगर ये चीज़ प्रूव हो गई, मतलब सी को जो टाइटल दिया वो किसने दिया, ए नहीं दिया, उस केस में फिर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि भाई जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी का जो टाइटल है वो फॉर्मर पार्टी के द्वारा डिराइव किया गया हो। बट अगर ये चीज़ प्रूव हो गई कि भाई फॉर्मर जो सब्सिक्वेंट पार्टी है, भाई ये क्या है, ये सब्सिक्वेंट पार्टी हैं, और अगर ये प्रूव हो गया कि सब्सिक्वेंट पार्टी के पास जो सब्सिक्वेंट पार्टी ने जो टाइटल डिराइव किया है दैट इज़ बीइंग डिराइव्ड, मतलब यू कैन से दैट द टाइटल और द इंटरेस्ट इन द सब्सिक्वेंट सूट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्टी ऑफ द फॉर्मर सूट, सो इस केस में ये माना जाएगा कि इट इज़ क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, उस केस में रेस जुडिकेटा जो है वो लग जाएगा। लिटिगेटिंग कनेक्शन ड्रॉ नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया कि सी जो है उसका तो लिटिगेटिंग कनेक्शन है ए के साथ,
ए के साथ उसका लिटिगेटिंग कनेक्शन है, मतलब जो प्रेजेंट पार्टी है, जो प्रेजेंट पार्टी, ये हमारी प्रेजेंट पार्टी है और ये हमारी जो है फॉर्मर पार्टी है। और फॉर्मर पार्टी और प्रेजेंट पार्टी का अगर लिटिगेटिंग कनेक्शन ड्रॉ हो गया कि भाई सी का जो टाइटल है, सी का टाइटल तो एक्चुअली ए का टाइटल था, अब हो सकता है ए ने प्रॉपर्टी बेच दी हो सकता है सी ए का वो हो, मतलब कोई बेटा हो, ये भी संभव है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, ए की डेथ हो गई, ए की डेथ के बाद ए का लड़का आ गया, अब सेकंड सूट फाइल हो गया ए एस वर्सेस बी, तो अब आप क्या बोलोगे, ए एस का लिटिगेटिंग कनेक्शन है ए के साथ, तो जो सब्सिक्वेंट सूट है भाई, जो ए एस का लीगल राइट क्या है, ए एस का लीगल राइट जो है वो लीगल राइट ए का ही लीगल राइट है भाई। ए एस जो है, ए एस इज क्लेमिंग द लीगल राइट अगेंस्ट बी, in actual the legal right of A is being claimed by the AS। तो अगर लिटिगेटिंग कनेक्शन हो गया, लिटिगेटिंग कनेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, रिलेशनशिप बोल सकते हो भाई। रिलेशनशिप है सब्सिक्वेंट पार्टी के, रिलेशनशिप है फॉर्मर पार्टी के साथ। सो उस पर्टिकुलर केस में अगर टाइटल डिराइव हुआ है तो बिल्कुल रेस जुडिकेटा लगेगा, प्रोवाइडेड दैट दूसरी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लीजिए पहला एक सूट हुआ था ए और बी के बीच में। ए जो है मतलब एक घर के रिस्पेक्ट में एक सूट था, ए जीत गया, ए जो है वो जीत गया, मतलब जो डिक्री हुई, डिक्री इन फेवर ऑफ ए, डिक्री किसके फेवर में हुई, ए के फेवर में हुई। अब ए ने क्या किया, ए ने वो घर, जैसे ही वो जीता उसने वो घर बेच दिया सी को, ठीक है। सूट वन जो था, सूट नंबर वन जो था वो ए और बी के बीच में सूट था। इसमें सी कोई पार्टी भी नहीं था, ना सी का कोई लेना देना था उस वक्त पे, ना सी का उस वक्त पर जब सूट हुआ तब सब्जेक्ट मैटर से कोई कनेक्शन था। बट इवेंचुअली जीतने के बाद ए ने वो प्रॉपर्टी बेच दी सी को। अब बी ने सी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, बाकी सब कंडीशन सेम है। तो सी का जो टाइटल है भाई, सी ने टाइटल कहाँ से डिराइव किया है, सी ने डिराइव किया टाइटल ए से डिराइव किया। लिटिगेटिंग फैक्टर बन गया, लिटिगेटिंग कनेक्शन बन गया, बिकॉज सी जो था वो एक बायर था, ए जो था वो सेलर था। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट पार्टी जो थी, जो सब्सिक्वेंट पार्टी है, उसका कनेक्शन ड्रॉ हो गया फॉर्मर पार्टी से। अब वो किसी भी तरीके से ए उसको दे सकता है, बाय वे ऑफ सेल दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, मॉर्गेज दे सकता है, सक्सेशन भी से भी आ सकता है। सक्सेशन हो गई भाई, हो सकता है सी जो है उसका क्लास वन हेयर हो भाई, उसका बेटा ना होकर उसका सगा भाई हो, उसकी पत्नी हो, कुछ और भी हो सकता है। तो लिटिगेटिंग कनेक्शन होना चाहिए। अब लिटिगेटिंग कनेक्शन क्या होता है भाई, लिटिगेटिंग कनेक्शन हम ये बोल रहे हैं कि भाई सी की रिलेशनशिप है, सी की रिलेशनशिप है ए के साथ, रिलेशनशिप, अरे यार स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, अरे भैया फिर गड़बड़ हो गई, रिलेशनशिप, राइट। सी का रिलेशनशिप है ए के साथ, बट एक्चुअली आप सीपीसी पढ़ रहे हो दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, जो रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो वो रिलेशनशिप जो है वो लीगल रिलेशनशिप है। हमें इस बात से मतलब नहीं कि सी और ए जो थे पति पत्नी थे, या पिता पुत्र का रिलेशन था, या मदर डॉटर का रिलेशन था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप बताओ। आप लिटिगेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हो, लिटिगेटिंग कनेक्शन मतलब एक लीगल रिलेशनशिप, मतलब सी जो है उसको टाइटल मिला किसके द्वारा, टाइटल बाय ए। और रिलेशनशिप क्या थी, या तो सेल हो सकता है रिलेशनशिप, या गिफ्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या सक्सेशन रिलेशनशिप हो सकता है। इसके द्वारा सी को जो है वो प्रॉपर्टी मिली, लिटिगेटिंग कनेक्शन है ये, या रिवर्शन भी हो सकता है। So whenever the suit had been contested and decided between the two parties, तो सिर्फ if other party, मतलब in subsequent suit, if the other party derives his title from the party of the former suit and there is a litigating connection between the subsequent party, मतलब the party of the subsequent suit and the party of the former suit, there is a litigating connection. What do you mean by the litigating connection? That means there is a legal relationship by which the party of the former the
party of the subsequent suit derived his title from the party of the former suit. So if this particular factor is being established, so you can say that the subsequent party is claiming or litigating under the सेम टाइटल, क्लेम्स अंडर द सेम टाइटल, और उस केस में जो है रेस जुडिकेटा पूरी तरीके से लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मैटर इन इशू। मैटर इन इशू, मैटर इन इशू क्या होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप कहाँ गया हमारा बेयर एक्ट, ये अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, नहीं कहाँ गया, ये नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या है? मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो मैटर इन इशू की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, वी आर डीलिंग दोज पर्टिकुलर मैटर विच आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, सब्सटेंशियली इन इशू, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो इसी का अपोजिट भी है, वो है कोलैटरली, अरे ये क्या आ गया, कोलैटरली एंड इंटेंशनली इन इशू, नहीं इंटेंशनली कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का जस्ट अपोजिट पार्ट है। तो मैटर इन इशू कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। अब मैटर इन इशू तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए के बाद प्रॉपर्टी बी को मिली तो बी जब सूट फाइल करेगा तो ये बी को अगर ओनरशिप अपनी प्रूव करनी है तो वो कैसे प्रूव करेगा? वो प्रूव कर सकता है इंटेस्टेड सक्सेशन से या टेस्टामेंट्री सक्सेशन से। तो जिस चीज़ की वजह से आपको वो लीगल राइट मिला, लीगल राइट आपका क्या है? ओनरशिप। ये लीगल राइट आपको जिस चीज़ ने दिया वही मैटर इन इशू होता है, या तो इंटेस्टेड सक्सेशन या टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो मैटर इन इशू तो हमें क्लियर है, हमने बेसिक्स अपने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। शुरुआत की पूरी 5 क्लासेस अपन ने लगातार बढ़िया से देखी हैं, नहीं देखी तो देखिए, और डाउट है तो फिर से देखिए। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पर बात सिर्फ मैटर इन इशू की नहीं आ रही, यहाँ पर बात आ रही है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू की बात आ रही है। तो ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या है, और इसके जस्ट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। देखिए, आप ये जानते हैं कि जो पूरा सूट है वो रिवॉल्व करता है कॉज ऑफ एक्शन के अराउंड, ठीक है। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका सूट है, ये आपका सूट है, और मैंने आपको बोला था जो कोर होता है सूट का, कोर वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। तो जो पूरा सूट रिवॉल्व करता है, वो पूरा सूट कैसे रिवॉल्व करता है? वो सूट रिवॉल्व करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है, कॉज ऑफ एक्शन के रिवॉल्व करता है, राइट। मतलब लीगल राइट और उसका वॉयलेशन। एक पार्टी अपना लीगल राइट प्रूव करने में लगी है, जिसको आप प्लेंटिफ बोलते हो, एप्लीकेंट बोलते हो, अपीलेंट बोलते हो, और दूसरी पार्टी उस लीगल राइट को डिस्प्रूव करने के लिए बैठी है, जिसको आप डिफेंडेंट बोलते हो, रेस्पोंडेंट बोलते हो, नॉन एप्लीकेंट बोलते हो, राइट। तो एंटायर सूट रिवॉल्व करता है कॉज ऑफ एक्शन के लिए, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट एंड वॉयलेशन देयर ऑफ, एंड इट इज़ अपॉन द पार्टीज टू प्रूव और डिसप्रूव द कॉज ऑफ एक्शन। भाई प्लेंटिफ क्या करेगा? इस कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करेगा, डिफेंडेंट क्या करेगा? इसको डिसप्रूव करेगा, अपने अपने हितों के हिसाब से जो है प्रूव और डिसप्रूव करेगा। मतलब एक पार्टी प्रूव करेगी
एग्जिस्टेंस प्रूव करेगी लीगल राइट का, दूसरी पार्टी क्या प्रूव करेगी, तीसरी पार्टी बोलेगी नॉन एग्जिस्टेंस। भैया ऐसा कोई राइट ही एग्जिस्ट नहीं करता। सो द फैक्ट्स बाय विच द सैड लीगल राइट कैन बी प्रूव्ड। भाई कॉज ऑफ एक्शन को अगर आप, ये तो आप समझ गए कि ये कॉज ऑफ एक्शन है। आप लोगों ने साइंस पढ़ी है? अगर पढ़ी है मतलब बेसिक साइंस भी अगर आपने पढ़ी हो, मतलब यू हैड पास्ड आउट द 10th क्लास, और इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ पीसीएम या फिर पीसीबी। आप अगर इसके स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। एटम का सबसे छोटा रूप जो होगा, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं नहीं समझाने बैठा हूँ, मैं आपको साइंटिफिक तौर पे बता रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, समझिए। ये कॉज ऑफ एक्शन है। अब कॉज ऑफ एक्शन के अंदर भी एक छोटा सा और पार्ट बैठा हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स बैठे हैं, ये समझ लीजिए, ये कॉज ऑफ एक्शन है। अब ये कॉज ऑफ एक्शन के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें बैठी हुई हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉज ऑफ एक्शन को एग्जिस्ट करवाती हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है भाई? यही तो लीगल राइट है, यही तो लीगल राइट है जिसको आप कॉज ऑफ एक्शन बोलते हो। भाई कॉज ऑफ एक्शन के अंदर एक्चुअली क्या है, लीगल राइट। और ये लीगल राइट आपको कैसे मिला, ये लीगल राइट आपको कैसे मिला, मतलब द फैक्ट बाय विच यू गेट द लीगल राइट। और लीगल राइट को प्रूव जिस फैक्ट से करोगे, प्रूव्ड बाय द फैक्ट, वही फैक्ट जो है मैटर इन इशू होगा। या अगर डिस्प्रूव करोगे, मतलब अगर आप डिफेंडेंट के हिसाब से कहानी देखो तो आप डिस्प्रूव करोगे तो वहाँ पर वो मैटर इन इशू होगा। सो मैटर इन इशू देयरफॉर आर दोज फैक्ट्स विच आर असेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन और द डिस्प्रूविंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। भाई ये जो हमने ट्राइंगल की बात करी है, ये अच्छा इसमें दूसरे कलर्स भी आते हैं, मुझे नहीं मालूम था। अब ये जो हम ट्राइंगल्स की बात करें, जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, ये लीगल राइट हैं। और यही लीगल राइट को अगर प्लेंटिफ प्रूव कर ले गया, ये लीगल राइट को प्लेंटिफ प्रूव कर गया, तो भैया वो उसका केस जीत जाएगा। मतलब उसने कॉज ऑफ एक्शन क्या किया, प्रूव कर दिया। और अगर नहीं प्रूव कर पाया तो डिस्प्रूव हो गया। मतलब इवेंचुअली जो है वो सूट को प्रूव करने में सफल नहीं रहा, असफल हो गया, फेल हो गया। इसलिए कहा जाता है सूट डिसमिस हुआ। और प्लेंट में एविडेंसेस नहीं आते, इसलिए बोला जाता है प्लेंट रिजेक्ट होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो लाइक करिए, अगर एक बार लाइक कर चुके तो दोबारा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा लग रहा है तो। थोड़ा मजाक मस्ती करते रहनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे से बताऊं, मुझे बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते तो शायद ऐसा लग रहा है कि मैं भी थोड़ा ओपन होकर अच्छे से खुलकर पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, राइट। चलिए अब दूसरे दूसरे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि दूसरे कलर्स भी हैं इसमें, सॉरी। समझ में आया मैटर इन इशू एक्चुअली है क्या? लीगल राइट को आप अपने लीगल राइट को कैसे प्रूव करोगे? भाई आपने बोल दिया आप इसके ओनर हो, आपने बोल दिया कि मैं इस ज़मीन के टुकड़े का ओनर हूँ साहब, मैंने बोल दिया। अरे भाई तुम्हारे बोलने से कोर्ट मान लेगी क्या? तुमने तो बोल दिया कि साहब आईफल टावर मैंने बनाया है, प्रूव कर जाओ। तुम बोल रहे हो कि साहब ताजमहल मैंने बनाया, शाहजहाँ तो मैं ही हूँ एक्चुअली। शाहजहाँ का जो दूसरा तीसरा जन्म है वो मेरा ही है, मैंने ही मुमताज़ के लिए जो है ताजमहल बनाया, तो ताजमहल का ओनर तो मैं ही हूँ। तो भैया ओनरशिप प्रूफ करनी पड़ती है, बोलने से ज़्यादा काम नहीं चलता कोर्ट के अंदर। ओनरशिप अगर आप बोलते हो कि आपका लीगल राइट ओनरशिप है, तो इस ओनरशिप को ज़्यादा प्रूफ करना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। नको बोलने से काम नहीं चलेगा, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जिस फैक्ट की वजह से आप अपने ओनरशिप को प्रूव करोगे, वही फैक्ट ज़्यादा मैटर इन इशू होगा। क्या बात समझ में आई? तो मैटर इन इशू मतलब लीगल राइट प्लस उसका वॉयलेशन। अब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली अभी तक हम लोग कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम एक्चुअली कोर के अंदर आ गए। अब हम लोग आ गए कोर के अंदर, और कोर के अंदर आकर हम लोग कोर के अंदर क्या चल रहा है,
वैसे एक मूवी भी आई थी कोर, देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। तो कोर के अंदर जो है हम लोग आ रहे हैं तो लीगल राइट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्लेंटिफ क्या बोलेगा? प्लेंटिफ इसका हमेशा एग्जिस्टेंस प्रूव करने की बात करेगा, एग्जिस्टेंस प्रूव करेगा, और जबकि डिफेंडेंट दूसरे हाथ पे क्या करेगा, उसको डिसप्रूव करने की बात करेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, हम कॉज ऑफ एक्शन पे खेल रहे हैं, बट जो चीज़ जिस तरीके से प्रूव करोगे वो चीज़ मैटर इन इशू है, और जिस तरीके से डिसप्रूव करोगे वो भी मैटर इन इशू है। और एक बात मैं बता दूं, पासिंग रेफरेंस में बता रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे बताऊंगा। ये प्लेंटिफ का बाउंडन ड्यूटी है कि अगर वो सूट फाइल कर रहा है तो उसके पास उस लीगल राइट को प्रूव करने के लिए जितने भी मैटर इन इशू हैं, हो सकता है 2 3 4, जितने भी मैटर इन इशू हैं उसको उसी वक्त पे रेज कर लेने चाहिए। अगर उसने रेज नहीं किया तो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर, चुपके से बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लग जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पढ़ने के लिए मैटर इन इशू का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा बिल्कुल बाउंसर जाएगा, बिल्कुल फुल टॉस बॉल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा समझना है मैटर इन इशू, बेसिक चीज़ है। क्लास शुरुआत की क्लास में ही बताया था, कॉज ऑफ एक्शन वही लीगल राइट और वॉयलेशन, उस क्योंकि बेसिक के ऊपर ही तो हमारा सूट घूमता है। आज हमारे जो प्रोफेशन है, हमारा जो लीगल प्रोफेशन है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बेसिक्स से बहुत दूर जा चुके हैं, और हम लोग कमेंट्रीज तो बहुत पढ़ रहे हैं, बट हम बेसिक बेयर एक्ट को डिकोड करना ही भूल रहे हैं। वो नहीं करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई तो समझा देते हैं। चलिए, मैटर इन इशू क्या है? वो बेसिस है जिसकी वजह से आप अपने लीगल राइट को प्रूव करोगे, और लीगल राइट को आपने अगर प्रूव कर दिया, भाई लीगल राइट एक बार आपका प्रूव हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, क्लास सिक्स्थ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही वाला प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और अगर ये प्रूव्ड हो गया तो क्या मिल जाएगा, जो रिलीफ के लिए आपने सूट फाइल किया है वो रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो मैटर इन इशू जो है वो बेसिस है। आपको एक डायग्राम से भी समझा दूं, आपको हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए कि ये अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन है, ये अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो ये कॉज ऑफ एक्शन जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मान लीजिए अगर ये कॉज ऑफ एक्शन है आपका, तो इसका जो बेस है, नींव आप कह लो, नींव क्या है, मैटर इन इशू है। ये नींव हटा ली, काम खत्म, कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल टॉपल अप कर जाएगा, गिर जाएगा। So matter in issue is the basis of the cause of action, and once the cause of action is proved, cause of action किसका basis है? Cause of action actually basis है किसका? relief का। So if matter in issue is proved, ultimately cause of action prove हो जाएगा, ultimately relief prove हो जाएगा, और आप सूट जीत जाएंगे, आप सूट जीत जाएंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, और कलर लेते हैं पिंक। अब मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। अब जब ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था तो ए बोल रहा है कि मैं ओनर हूँ, ओनरशिप की वजह से मुझे वो ज़मीन मिलनी चाहिए। तो आप ओनरशिप कैसे बने? आपका मैटर इन इशू क्या है? या तो मान लीजिए टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन आप ले लीजिए, मैटर इन इशू होगा। या फिर आपका मैटर इन इशू है इन टेस्टेट सक्सेशन, या फिर आपका मैटर इन इशू है इंटेस्टेड सक्सेशन, मतलब बाय वे ऑफ विल आपको प्रॉपर्टी मिली है। नहीं, इंटेस्टेड ये हो गया, एक्चुअली टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो गया विल, और इंटेस्टेड सक्सेशन है मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8। अगर आप एक मेल हो, मतलब मेल व्यक्ति की डेथ हुई है, आफ्टर हिज डेथ इंटेस्टेड सक्सेशन से मिला है, फीमेल है तो सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो अब जो पर्सन है, दैट विल द पर्सन ओनली रेज्ड अबाउट द इशू ऑफ इंटेस्टेड सक्सेशन। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और उसने सिर्फ इंटेस्टेड सक्सेशन का ही जो है इशू रेज किया।
सपोज ही हैज़ रेज द इशू ऑफ इंटेस्टेड सक्सेशन, सिर्फ इंटेस्टेड सक्सेशन का ही इशू रेज किया, और मतलब हुआ ये कि बट उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया। मतलब उसने ये बोला कि साहब मुझे इंटेस्टेड सक्सेशन की वजह से, मेरा मैटर इन इशू है इंटेस्टेड सक्सेशन से मुझे प्रॉपर्टी मिली। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा भाई इंटेस्टेड सक्सेशन से कैसे मिली। आपको पहले बताना पड़ेगा आपके फादर कौन थे, आपके फादर के नाम पर प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद आपको लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपना सूट प्रूव कर पाओगे। बट मान लीजिए इंटेस्टेड सक्सेशन प्रूव नहीं हो पाया, नॉट प्रूव्ड आ गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS वाली बात आ गई। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, समझ पा रहे हो ना? LHS RHS क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, मजाक है भैया अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्रूव नहीं हो पाया। अब इसने क्या किया, ए ने एक फ्रेश सूट फिर से बी के खिलाफ फाइल कर दिया। अब बोल रहा है कि मुझे ये जो सब प्रॉपर्टी मिली ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन से मिली है। शुरुआत में मतलब सूट नंबर वन में ही डिड नॉट रेज द इशू ऑफ टेस्टामेंट्री सक्सेशन, he had only raised the issue of intestate succession, and eventually he was not able to prove his case, and in the second suit he is raising the issue of testamentary succession. So will the court pass the judgment? So then it is deemed that the court had decided the issue whether raised or not. मतलब ये माना जाएगा कि आपने सूट नंबर 1 में जितने भी मैटर इन इशू हैं वो आपने रेज कर दिए हैं, भले ही आपने रेज ना किए हैं बट आपने रेज कर दिए हैं, और ऑलरेडी कोर्ट ने जजमेंट पारित कर दिया। आप बार बार अपने मैटर इन इशूज़ के लिए बार बार नए नए सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीगल राइट ओनरशिप का राइट आपको कैसे मिला, जो फैक्ट होगा वो मैटर इन इशू है। हो सकता है आपके पास 3 4 5 मैटर इन इशू हैं, जितने भी मैटर इन इशू हैं उनको आप एक साथ रेज कर लीजिए। बट अगर आपने रेज नहीं किया और आपने सब्सिक्वेंट सूट के अंदर लेफ्ट ओवर मैटर इन इशू को रेज किया, तो ये माना जाएगा कि यू हैड ऑलरेडी रेज्ड दोज इशूज इन द सूट नंबर 1 एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू रेज दोज मैटर इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट, एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा will be applicable on you। सेकेंड सूट के ऊपर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा विल अप्लाई। बट सपोज ही हैड रेज्ड एंड डिसाइडेड, सपोज मतलब अब मान लीजिए ही हैड रेज्ड द इशू ऑफ टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड इंटेस्टेड सक्सेशन इन। आप ये तो नहीं सोच रहे कि यार ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटेस्टेड सक्सेशन मतलब उसको विल से भी प्रॉपर्टी मिली और उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट से बाय इंटेस्टेड सक्सेशन प्रॉपर्टी मिली, ये संभव कैसे है? ये तो नहीं सोच रहे। अगर सोच रहे हो तो मैं एक और इसी एग्जांपल को और क्लियर करके आपको बताता हूँ। एफ था फादर का बेटा था एफ एस का बेटा था एस और इसका बेटा था एस। ठीक, एक प्रॉपर्टी थी, ये एक प्रॉपर्टी थी। डायग्राम वाइग्राम इसलिए बताता हूँ अच्छे लग रहे हैं। 2 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है। कहाँ पर है भैया ये ज़मीन? सब ये ज़मीन जयपुर में है। ठीक, अच्छा ये एफ़ को ऊपर से मिली होगी उसके फादर से, बट एफ़ तक के अपने पास रिकॉर्ड है। एफ़ जो था 1940 का रिकॉर्ड अपने पास लैंड रिकॉर्ड है। मतलब 1940 से में ये भूमि स्वामी था। मतलब एफ़ जो था वो पोजेशन में था। कौन सी ज़मीन में? ये सर्कल वाली ज़मीन में एफ़ पोजेशन में था। उसके बाद कुछ साल बीते, 1960 में एफएस पोजेशन में आया। मतलब 20 साल तक एफ रहा, उसके बाद एफएस पोजेशन में आया। उसके बाद 1980 में एफएसएस पोजेशन में आया, और 1980 के बाद मान लीजिए 2000 के अंदर एफ ट्रिपल एस पोजेशन के अंदर आया। सब के आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं। लगातार पिछले कितने हो गए साल, 40 से 60 और 80 और 86 ईयर्स। विवाद है 2026 का। 86 ईयर्स के आपके पास पूरा लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। किसके पास अवेलेबल हैं लैंड रिकॉर्ड्स? इस एफ ट्रिपल एस के पास हैं, क्योंकि ये सब लोग कहाँ जा चुके हैं? जन्नत, राइट।
तो एफ ट्रिपल एस, अब जो सूट हुआ मतलब एफ ट्रिपल एस और एक्स के बीच में जो है सूट फाइल हुआ। ठीक। अब हुआ ये था दोस्तों, हुआ ये था कि यहाँ पर इंटरमीडिएट में 1999 में 1999 में एफएस ने क्या किया, एक विल भी कर दी थी अपने बेटे के फेवर में, एफ ट्रिपल एस के फेवर में 1999 में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए विल नहीं होती, अगर विल नहीं होती इस केस में, तो एफ ट्रिपल एस क्या इसका ओनर बनता? बिल्कुल ओनर बनता, बाय वे ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब इनटेस्टेट सक्सेशन से वो मालिक बनता। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बनता। बट इसके फादर ने क्या बोला कि भविष्य में कोई डिस्प्यूट ना हो तो मैं विल भी कर जाता हूँ, टेस्टामेंट्री सक्सेशन भी कर जाता हूँ। तो विल भी एक एग्जीक्यूट कर दी। तो दोनों तरफ से जो है एफ ट्रिपल एस को क्या कर दिया, ओनर बना दिया, ओनरशिप राइट्स दे दिए एफ ट्रिपल एस को। इंटेस्टेड सक्सेशन से भी मिल गए और टेस्टामेंट्री सक्सेशन से भी मिल गए। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ, जब सूट नंबर 1 हुआ, जब सूट नंबर 1 हुआ, मतलब एफ ट्रिपल एस ने एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया, तो एफ ट्रिपल एस को विल भी रेज करनी चाहिए थी और उसको इंटेस्टेट सक्सेशन भी रेज करना चाहिए था। ये उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं मैटर इन इशू। ये मैटर इन इशू क्या है, इसी से उसको लीगल राइट मिला है। किसको? एफ ट्रिपल एस को। कौन सा लीगल राइट मिला है भैया, बताओगे ज़रा? ओनरशिप का राइट मिला है। ठीक है, ये मिला है। अब उसने क्या किया, जो सूट नंबर ये था आपका सूट नंबर 1, मान लीजिए इस सूट के अंदर उसने विल को रेज नहीं किया, विल को रेज नहीं किया। सूट नंबर 2, अब विल को उसने रेज नहीं किया, इंटेस्टेड सक्सेशन को रेज किया और वो हार गया, और सूट नंबर 2 फाइल करता है एफ ट्रिपल एस एक्स के खिलाफ फिर से, और अब विल को मतलब टेस्टामेंट्री सक्सेशन को रेज करता है। तो ये विल यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती थी। ये मैटर इन इशू ऊपर सूट नंबर 1 में भी एग्जिस्ट करता था। ये मैटर इन इशू उस वक्त पर भी उठाना चाहिए था, ये एफ ट्रिपल एस की ड्यूटी थी, बट उसने नहीं उठाया। अब वो नहीं उठा सकता, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लग जाएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा यही बोलता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैटर इन इशू थे तो आपको उसी वक्त पर उठाना चाहिए था, और अगर आपने नहीं उठाया तो सेकंड सूट में ये माना जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, एक इमेजिनेशन किया जाएगा कि आप ये चीज़ सूट नंबर 1 में ही उठा चुके हो, और ये चीज़ पर सूट नंबर 1 में ही कोर्ट अपना फैसला दे चुका है, इसलिए आपको दोबारा ये मैटर इन इशू उठाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपने सूट नंबर 1 के अंदर ही इस चीज़ को उठा लिया है और कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर वो ये रेज कर लेता, विल रेज कर लेता, दोनों रेज कर लेते, कोर्ट डिसाइड करती, और वापस अगर फिर वो सूट फाइल करता एफ ट्रिपल एस एक्स के खिलाफ, तो अब उसके ऊपर मेन रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 लगता ही लगता, लगता ही लगता। तो क्या आपको बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो क्या करना है, फिर से लाइक करिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ दादा समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नहीं क्लियर है तो बताइए, मैं अलग से वीडियो भी डाल दूंगा। अगर नहीं आया, आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, समझ नहीं आ रहा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, बट लिखिए। अब नहीं लिखोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? चलिए एक पैराग्राफ डिक्टेट कर दूं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पे, और उसके बाद अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के लिए। तो फटाफट मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ और एक पैराग्राफ लिख लीजिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू एक्चुअली रेज all matter in issues which were directly and substantially in issue in the former suit, as multiplicity of the proceedings has to be avoided, provided the party has the knowledge of issue, or with due diligence he could have knowledge of the issue. When the court conducts a trial and decide the suit, it is deemed that the court had decided the suit on all the matters which were directly and substantially in issue,
and therefore if the party has not raised an issue which was directly and substantially in issue, then also it will be said that the court had decided upon the issue. This is why, way of the rule of construction, legal fiction, or by way of the deeming fiction, thus in the subsequent suit, same matter in issue is raised, then it will be deemed that it had already been decided, even though it was not raised in former suit, and thus deemed or constructive res judicata apply on issue. The constructive res judicata apply only if the party concerned might have knowledge, ought to have legal duty to prevent multiplicity of proceedings raised to the issue in the former suit. राइट। अब देखिए दोस्तों, हालांकि एक्सप्लेनेशन की तरफ अपन को मूव करना है, बट मैं क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि एक रीसेंट अभी 2026 में ही केस तो आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकेटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के ऊपर ही एक आया है। इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करते हैं, और एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ के जितना अभी सब कुछ पढ़ा उसको कवर अप करके कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा नेक्स्ट क्लास में अपन समअप कर देंगे। राइट। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी, जिसमें पूरा रेस जुडिकेट अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर रेस सब जुडिस, और रेस सब जुडिस के बाद ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ लेंगे, सेक्शन 12 और ऑर्डर 2 रूल 2, एंड आफ्टर इट इज़ ऑल ओवर देन वी विल स्टार्ट विद द ऑर्डर 9। और जैसे ही ऑर्डर 9 पर अपन आएंगे तो ये बात समझ लीजिए कि फिर बहुत रैपिडली अपन मूव करेंगे, क्योंकि जितना कोर कॉन्सेप्ट है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। अपना रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, फॉरेन जजमेंट और आपका ऑर्डर 2 रूल 2, उसके बाद तो बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करेंगे। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चलने दीजिए, एक आध हफ्ता इसी के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट अवे स्टार्ट विद ईच एंड एवरी ऑर्डर विच इज़ इंपॉर्टेंट टू द एग्जामिनेशन। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय फॉर नाउ।